नमस्कार दोस्तों। भारत के स्कूल एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत बड़ी हलचल होने वाली है। सीबीएसई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के आधार पर एक ऐसा नया ढांचा ला रहा है जिसे आप कह सकते हैं कि शिक्षा में एक क्रांति की तरह देखा जा रहा है। तो चलिए आज इसी को जरा गहराई से समझते हैं। लेकिन देखिए, इस क्रांति की घोषणा के साथ ही एक जोरदार बहस भी छिड़ गई है। और सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के मन में है वो ये कि क्या भारत में अब अंग्रेजी का महत्व कम किया जा रहा है? क्या इंग्लिश अब बस एक विदेशी भाषा बनकर रह जाएगी? इस पूरी बहस के सेंटर में है सीबीएसई का नया 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। अब आप कहेंगे कि यह फॉर्मूला तो नया नहीं है। बिल्कुल सही, लेकिन अब इसे R1, R2 और R3 के तहत जिस सख्ती से लागू किया जा रहा है वो हमारे स्कूलों में भाषा सिखाने के तरीके को समझ लीजिए जड़ से बदलकर रख देगा। तो देखिए, पुराने और नए सिस्टम में जमीन आसमान का फर्क है। अब तक के सिस्टम में अंग्रेजी को एक तरह से सबसे जरूरी माना जाता था और भारतीय भाषाएं सेकेंडरी थी। लेकिन अब लगता है कि पूरा खेल ही पलट गया है। नई पॉलिसी 2 भारतीय भाषाओं को अनिवार्य कर रही है और अंग्रेजी को एक ऑप्शन बना रही है। मतलब हम इंग्लिश सेंट्रिक एजुकेशन से मल्टीलिंगुअल एजुकेशन की तरफ एक बहुत बड़ा कदम बढ़ा रहे हैं। तो ये R1, R2, R3 का चक्कर आखिर है क्या? देखिए, ये असल में 3 भाषाओं को सीखने का एक कंपल्सरी और स्ट्रक्चर्ड तरीका है जिसे हर छात्र को फॉलो करना होगा। तो चलिए इस कोड को डिकोड करते हैं। सबसे पहले है R1। ये वो भाषा होगी जिसमें किसी भी छात्र की पकड़ सबसे मजबूत है। ज्यादातर मामलों में ये मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होगी जिसे हम बचपन से बोलते और सुनते आए हैं। इसके बाद आती है R2 यानी दूसरी भाषा। शर्त यह है कि ये R1 से अलग होनी चाहिए। इसमें छात्रों को एक ठीक-ठाक लेवल की प्रोफिशिएंसी हासिल करनी होगी। और फिर है R3 यानी तीसरी भाषा। इसे छठी क्लास से कंपलसरी तौर पर पढ़ाया जाएगा। और हाँ, ये R1 और R2 दोनों से अलग होनी चाहिए। लेकिन इस पूरे फॉर्मूले का एक गोल्डन रूल है और वो ये कि इन 3 भाषाओं में से कम 2 भाषाएं भारतीय होनी ही चाहिए। आप चाहें तो तीनों भारतीय भाषाएं भी ले सकते हैं, लेकिन 2 तो जरूरी हैं। यही इस पूरी पॉलिसी की नींव है। चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। तो आप हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी ले सकते हैं, बिल्कुल चलेगा। या फिर मान लीजिए तमिल, हिंदी और फ्रेंच, ये भी एकदम सही कॉम्बिनेशन है। लेकिन अगर कोई सोच रहा है कि अंग्रेजी, फ्रेंच और जर्मन चुनकर काम चला लेंगे, तो जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये कॉम्बिनेशन सीधे सीधे इनवैलिड हो जाएगा क्योंकि इसमें 2 भारतीय भाषाओं वाला नियम पूरा नहीं होता। इसे लागू करने का भी एक पूरा प्लान है। एकेडमिक साल 2026-27 से इसे छठी क्लास के छात्रों के लिए शुरू किया जाएगा और फिर 2030-31 तक जब यही छात्र 10वीं के बोर्ड एग्जाम देंगे तब उन्हें इन तीनों भाषाओं में पास होना कंपलसरी होगा। अच्छा, अब भाषाओं से हटकर एक और बड़े बदलाव की बात करते हैं और ये हो रहा है गणित और विज्ञान जैसे विषयों में। ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो अक्सर छात्रों के लिए सबसे बड़ी चुनौती होते हैं। चलिए अब इस पर नजर डालते हैं। तो अब मैथ्स और साइंस के लिए 2 लेवल का सिस्टम होगा। पहला है स्टैंडर्ड लेवल जो सभी छात्रों के लिए कंपलसरी होगा और इसमें सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाएंगे। और दूसरा है एडवांस लेवल जो उन छात्रों के लिए एक ऑप्शन होगा जिनकी इन विषयों में वाकई गहरी दिलचस्पी है। और यहाँ एक बहुत ही कमाल की बात है जो दिखाती है कि इस पॉलिसी का मकसद छात्रों पर से दबाव कम करना है। अगर कोई छात्र ऑप्शनल एडवांस लेवल की परीक्षा में फेल हो भी जाता है तो उस पर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, उसे फेल नहीं माना जाएगा। है ना ये बढ़िया? तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर हमारी शिक्षा व्यवस्था में इतने बड़े बड़े बदलाव किए क्यों जा रहे हैं? इनके पीछे की सोच क्या है? देखिए, इसके पीछे कई बड़े मकसद हैं। रिसर्च कहती है कि 1 से ज़्यादा भाषाएं सीखने से बच्चों का दिमाग तेज होता है, उनकी मेमोरी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बेहतर होती हैं। इसके अलावा इसका लक्ष्य कल्चरल इंटीग्रेशन को बढ़ावा देना, छात्रों पर पढ़ाई का बोझ कम करना और उन्हें रटने की आदत से निकालकर एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग की ओर ले जाना है। लेकिन जैसा हर बड़ी पॉलिसी के साथ होता है, इसके साथ भी कुछ विवाद और चुनौतियां जुड़ी हैं। देखिए, कागज पर तो ये सब बहुत अच्छा लगता है, पर असलियत में इसे लागू करना उतना आसान नहीं होने वाला। सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती है टीचर्स की कमी। क्या हमारे पास अलग अलग भारतीय भाषाएं और एडवांस्ड साइंस, मैथ्स पढ़ाने के लिए इतने ट्रेन टीचर्स हैं, खासकर ग्रामीण इलाकों में? और एक डर ये भी है कि कहीं एडवांस्ड और स्टैंडर्ड लेवल्स एक सोशल स्टेटस सिंबल ना बन जाएं, जिससे बच्चों पर एक अलग ही तरह का प्रेशर बने। और फिर वही सबसे सेंसिटिव सवाल
क्या ये नीति पिछले दरवाजे से हिंदी थोपने और अंग्रेजी का दबदबा कम करने की एक कोशिश है? खासकर दक्षिणी राज्यों में इसे लेकर काफी गहरी चिंताएं हैं, क्योंकि भारत में भाषा हमेशा से एक बहुत ही नाजुक मुद्दा रहा है। तो इन सब बदलावों का हमारे भविष्य पर क्या असर हो सकता है और इससे कौन-कौन लोग सीधे तौर पर प्रभावित होंगे? आइए इस पर भी एक नजर डालते हैं। जाहिर है, सबसे बड़ा असर छात्रों पर पड़ेगा। उम्मीद है कि उन्हें कम तनाव और ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। वहीं स्कूलों पर टीचर्स की ट्रेनिंग और नए इंफ्रास्ट्रक्चर का बोझ जरूर बढ़ेगा। और अगर ये नीति कामयाब होती है तो लंबे समय में देश को ज्यादा स्किल्ड और काबिल लोग मिलेंगे। आखिर में ये एक लाइन पूरी स्थिति का सार बता देती है। नीतियां कागज पर बहुत अच्छी दिखती हैं, लेकिन उनकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उन्हें जमीनी स्तर पर कैसे लागू किया जाता है। तो भारत की नई शिक्षा नीति एक फ्लेक्सिबल और मल्टीलिंगुअल भविष्य की ओर एक बहुत साहसिक कदम है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या देश के पास इसे जमीन पर सफलतापूर्वक लागू करने के लिए जरूरी संसाधन और वो सामूहिक इच्छा शक्ति है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा। इस महत्वपूर्ण विषय पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें, ताकि ये चर्चा और आगे बढ़े। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।